लिख देंगे, बदल देंगे जी उसको। अभी है नहीं शायद कोई। आ जाएंगे, बात करते हैं अपनी। नमस्कार दोस्तों जी, नमस्कार। फेसबुक लाइव की इस चर्चा में आज मेरे साथ है मेरे दोस्त एडवोकेट राजनारायण पंघाड़। ये एक्टर भी हैं, ये शूटर भी हैं, ये जर्नलिस्ट भी हैं, जिसको जर्नलिस्टिक भाषा में आप लिखते हैं ना कि बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं, वो राजनारायण पंघाड़ जी हैं। वो कर दो जी दर्शकों ने। राम 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 जी। शिवराण साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मौका दिया। और वरना आपको पता ही है, हरियाणवी साधारण से जो सभी साथी हैं हमें एनडीटीवी, जीटीवी और तो कोई मौका देता नहीं। ये जो सोशल मीडिया का जो दौर है जी, मुझे मुझे तो लगता है ये अब जो अखबारों के लिए तो संकट हो गया है, ये तो मेन स्ट्रीम जो मीडिया है उसके लिए पूरा संकट का दौर है ये तो। जी जी बिल्कुल। क्योंकि सोशल मीडिया पे तो हर आदमी के पास पावर है कि वो अपने विचार कहीं भी किसी भी तरीके से साझा कर सकता है। जी जी। और बाहर जैसे देश में जहाँ धारा 1901 के तहत हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी की स्वतंत्रता है, उसमें तो ये बहुत ही कारगर चीज़ है, लेकिन ये बंदर के हाथ में उस तरह की तरह नहीं होना चाहिए। जी, आज आपका उस तरह क्या करेगा? आज कुछ नहीं, दोस्त हैं और चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये पिछले काफ़ी समय से भालू के पीछे, और ये भालू कोई जंगल में नहीं है, ये बड़ौदा वाले भालू हैं। तो मैंने इनको आज कॉल किया कि आप सीधे सीधे खुल के मैदान में आइए कि आखिर आपको भालू से प्रॉब्लम क्या है। तो पंघाड़ साहब, क्या आप बताएंगे दोस्तों को कि आखिर आपको भालू से दिक्कत क्या है बड़ौदा में? जी देखो धर्मेंद्र जी, भालू से तो कोई दिक्कत नहीं है, भालू के दौर से दिक्कत है। जो आने वाली पीढ़ी है वो याद रखेगी, चाहे कितना टाइम लगे इस बात में। एक दौर आया था जब दीपेंद्र आया था अमेरिका से। दीपेंद्र हुड्डा जी की और मेरी उम्र एक समान है। और वो जब भिवानी पढ़ते थे, रोहतक रहते थे, और मैं रोहतक पढ़ता था और भिवानी रहता था। ओके। तो बड़ी खुशी हुई थी मेरे जैसे लाखों युवाओं को कि दीपेंद्र आया अमेरिका से, बीटेक कर रखी है, और बड़ा रंग चाव था। मैंने भी मेरे गांव मायना में दीपेंद्र हुड्डा जी का स्वागत किया था। जी जी, आप आए हो, और लोगों ने सिर आंखों पर बिठाया और जो है उनको लोकसभा में भेजा। जी। लेकिन 15 साल के बाद ऐसा दौर आएगा, इसकी कल्पना नहीं की थी। क्या आ गया 15-2 साल के बाद? क्या आग लग गई क्या दौर में? क्या हो गया? जी जी, देखो हम अपने बच्चों को नेता, अभिनेता, खिलाड़ी, हम चाहेंगे हमारे बच्चे हैं धर्मेंद्र कवारी जी बने पत्रकारिता में, कला में गजेंद्र फोगाट जी बने, और जो खिलाड़ी हैं हमारे जो ओलंपियन हैं, सुशील हैं, ऐसे बने, तो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, सब के बच्चे। जी, हम अपने दिल पे हाथ रख कर, आपके जो दर्शक हैं वो भी इस बारे में मेरी राय में राय मिलाएंगे जी, कि हम अपने बच्चों को जब ये कहते हैं कि बेटा खेल में नाम ऊंचा करो, पढ़ाई में करो, आप किसी भी क्षेत्र में जाओ, नाम ऊंचा करो। मैं ये मानता हूं कि दीपेंद्र हिम्मत नहीं कर पाया बड़ौदा के मतदाता को ये कहने की जितना खिलाड़ी का सम्मान दीपेंद्र करता है शायद इलाके में कोई करता हो। वो तो एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें योगी जी कह रहे हैं कि शायद ऐसी कोई सरकार होगी जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसी सुविधाएं जिसने दी होंगी। वीडियो है, आपने देखा होगा। बिल्कुल, वो बहुत ही तारीफ में उनके तो ये जो ये बालू का दौर आया है, मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा, बालू का दौर दीपेंद्र जी लेके आए हैं। अच्छा। क्योंकि दीपेंद्र जी इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाए कि वो अपने मतदाता को ये कहें, बड़ौदा के मतदाता को स्पेशली, कि आप निर्विरोध ओलंपियन को विधानसभा में जाने दें। अच्छा, निर्विरोध जाने दें जी, क्योंकि वो श्री कृष्ण हुड्डा जी के भतीजे हैं कोई। जी जी, मैं बताऊंगा। जब माननीय सुरेंद्र जी एक्सपायर हुए, माननीय कृषि मंत्री, तो वहां पे किरण चौधरी का नॉमिनेशन कांग्रेस ने फाइल करवाया। तो ये कहा गया था कि निर्विरोध इनको नहीं हम जाने दें, किसी पार्टी ने फॉर्म नहीं भरा उनके खिलाफ। जी। तो वो कांग्रेस की एक परंपरा रही है कि परिवार से ही टिकट देना और दूसरी पार्टियों से अपील करना, जैसे अब शैलजा जो कांग्रेस अध्यक्ष उन्होंने की जी कि जी जी कि दूसरे जो कैंडिडेट हैं जिन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया है कि वो कांग्रेस के साथ आए। इस तरह की अपील मैं ये मानता हूं कि जो श्री कृष्ण हुड्डा जी एक्सपायर टिकट देके
तो कांग्रेस करती तो अच्छा रहता। अगर उनके परिवार से टिकट नहीं देनी थी तो एक ओलंपियन है योगेश्वर, और ओलंपियन का सम्मान करते हैं दीपेंद्र, ये नहीं बता पाए। इस वजह से जो है दीपेंद्र इतने कमजोर कैंडिडेट को लेके आए हैं, और ये आने वाली पीढ़ी के लिए मतलब खतरा है। पंगाल साहब, एक जो किसान का बेटा है जी, उसको मतलब चुनाव लड़ने का हक नहीं है। बिल्कुल हक है, क्योंकि उसके सामने योगेश्वर दत्त आ गया है, जिसके पास ओन रिटर्न 2.5 किलो सोना की संपत्ति है। जी, जी। उसके सामने एक किसान का बेटा चुनाव लड़ने आ गया है। जी। उसको अधिकार नहीं है, क्योंकि ओलंपियन चुनाव लड़ रहा है। फिर तो सारे ओलंपियन को टिकट दे देते हैं, फिर जी सारे फिल्म स्टारों को दे देते हैं। जी। मैं फिर आप और मैं या फिर आम आदमी को टिकट जी कौन जी देगा? मैं बिल्कुल जवाब देना, आपने वाजिब सवाल किया है, और मतदाता भी ऐसा ही सोच रहे होंगे बड़ौदा में। लेकिन इंदुराज नरवाल जो है ठीक है, उनको अब वो अपनी मर्जी तक 12वीं पढ़े हैं, उनको किसी ने नहीं रोका कि तू बेटा तू बीए ना कर, आपको क्या पता नहीं रोका? आप उनके परिवार की पृष्ठभूमि को अगर देखो, मैं जानता हो हूं। सकता है खेत में अगले ने उन्होंने ना ऐसा नहीं, ऐसी बातों में कुछ नहीं। ना तो उनको किसी ने खेल खेलने से रोका कि वो कॉमनवेल्थ में न जाए, एशियाड में जाए, ओलंपिक तो में हर जाए। आदमी तो खेल नहीं सकता जी। कुछ लोग राजनीति के लिए बने होते हैं, कुछ खेती के लिए बने राजनीति होते हैं। करने वाले आदमी वहां थे ना। श्री कौन था? कृष्ण हुड्डा का क्यों, परिवार, उनकी कोई रजिस्ट्री होगी है श्री कृष्ण हुड्डा जी? श्री कृष्ण हुड्डा का परिवार इतने बार वहां पे है, और जो कांग्रेस की जो परंपरा रही है कि जो दिवंगत विधायक हैं उनके परिवार से टिकट देना। मैं आपकी एक बात को तो बिल्कुल सहमत हूं कि योगेश्वर दत्त की जो उपलब्धियां हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, बढ़िया आदमी है जी लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो राजनीति में भी अच्छे साबित होंगे। जी। राजनीति में तो कोई आप और मैं भी अच्छे साबित हो सकते हैं। जैसे हर पत्रकार को एक स्टेज पे आके ये लगता है कि वो राजनीति में अच्छा हो सकता है। जी जी बिल्कुल। तो ऐसे ही योगेश्वर दत्त को ये लगा है कि उनकी उपलब्धियां इतनी हैं कि वो राजनीति योगेश्वर में के सामने कांग्रेस के बहुत मजबूत नेता थे। दूसरे नंबर पे कपूर नरवाल थे, तीसरे नंबर पे बड़ौदा गांव के कर्नल रोहित जी थे, और ये इतने मजबूत थे कि कांग्रेस को वहां वोट मांगने की जरूरत भी नहीं होती। ऐसा तो लेकिन जिस तरह से कमजोर कैंडिडेट लाया गया, बात इस बात की है कि कमजोर को डिफेंड कर रहे हो, और ये बड़ौदा की जनता समझ रही इधर में। एक तरफ तो आप ये मानते हो कि भालू एक कमजोर कैंडिडेट है, दूसरी तरफ बीजेपी झोली फैला फैला के वोट मांग रही है। देखो मतलब मैं क्या सिचुएशन मैं बीजेपी का पक्ष नहीं ले रहा, शिवरान साहब बीजेपी का पक्ष नहीं ले रहा। मतलब आप चलो ये शब्द मेरे मुंह में ना डाले। योगेश्वर जी का ही लो, देखो योगेश्वर जी का तो ले मैं अभी तुलना कर रहा हूं कैंडिडेटों में, देखो। और जो दीपेंद्र हुड्डा की मजबूरी है वो मैं बता रहा हूं। दीपेंद्र हुड्डा चाहे 5 साल बताएं चाहे 10 साल बाद बताएं, खुली चुनावी सभा में इस बात को बताएंगे वो। आप भालू का विरोध करते हो, भालू दौर का विरोध कर रहा हूं। भालू दौर का विरोध करते हो। व्यक्तिगत भालू का विरोध के दौर का सीधा सीधा मतलब है कि आप योगेश्वर के पक्ष में हो। आप चाहते हो ना तीनों उम्मीदवार? यस। नहीं मैं ये कह रहा हूं, अगर वहां की जनता एक तो जातिवाद का जहर हमारे मतलब आया हुआ है। अगर वहां की जनता जो कह रही है कि 96,000 जो है जाट मतदाता है, जाट तो इनेलो का कैंडिडेट भी है, तो फिर वो चुनेंगे उसको, क्या दिक्कत है उसमें? ठीक है ना? कौन कह रहा है लेकिन वोट नहीं देना? लेकिन अब जो नई इनेलो वहां चौधरी ओम प्रकाश चौटाला प्रचार कर रहे हैं, अभय सिंह चौटाला जी 2 बार वहां गांव में जा चुके हैं, जोगेंद्र मलिक एज ए व्यक्तिगत बता रहे हैं कि बहुत ही अच्छे कैंडिडेट हैं। तो आप इस बात को पहले ही क्यों मान के बैठ गए हैं कि वो उनको वोट नहीं देंगे? वो उनको भी देंगे वोट, उनको देंगे। लेकिन अभी जो मुकाबला है वो कांग्रेस और भाजपा का आमने सामने। ये तो मीडिया जनित बातें होती है सर। अभी जैसे चौटाला साहब अक्सर कहते रहते थे कि उनको तो मीडिया पहले ही मुकाबले से बाहर कर देती है, 2 पार्टियों के बीच में मुकाबला करा के। ये तो चुनाव की जनता के हाथ में अभी डेमोक्रेटिक प्रक्रिया में, और जब तक आप वोट ना पढ़ लें बिल्कुल तो आप कह ही नहीं सकते। तो वो जब अपने दिमागी रूपी प्रयोगशाला में बड़ौदा का मतदाता जाएगा तो वो तीनों कैंडिडेट को तोलेगा। जब आप याद कीजिए, जब तक कैंडिडेट नहीं आए थे तो आप किसी को भी माइक लगाता था कोई पत्रकार, तो ये कहता था कैंडिडेट अच्छा होना चाहिए, कैंडिडेट शिक्षित होना चाहिए, कैंडिडेट बढ़िया होना चाहिए। ये तो पंगाल साहब दोस्तों, जब से भारत में चुनावी प्रक्रिया शुरू हुई है, भारतीय मतदाताओं की हमेशा ये डिमांड रहती है
कैंडिडेट बढ़िया होना चाहिए, कैंडिडेट पढ़ा लिखा होना चाहिए, कैंडिडेट ईमानदार होने चाहिए, लेकिन वो चुनाव जीतने तक ही। कल मैं चौधरी हरिचंद हुड्डा जी से बात कर रहा था जी, आपका वीडियो देखा। वो दो इतने ईमानदारी से उन्होंने राजनीति की, और लेकिन वो बहुत लंबा दौर नहीं रहा उनका। उनको पता चल गया कि इस जो भ्रष्ट राजनीति है इसमें वो नहीं फिट हो जाएंगे, तो वो बाहर हो गए इस चीज से जी। तो लेकिन उन्होंने जिनके खिलाफ चुनाव लड़ा था वो आज तक राजनीति में है जी, क्योंकि उन्होंने उस सिस्टम को जो ये दौर बदला है ना, मैं उसी पे आ रहा हूँ कि एक तो 2005 में दीपेंद्र का दौर था, एक 2020 में बालू का दौर आ गया है मतदाता की। तो मैं ये बदकिस्मती मानता हूँ और मेरी बात से सहमत होंगे मतदाता। कैसे? मुझे भालू में खराबी क्या लगती है आपको? ऐसे भालू एक किसान का बेटा अगर चुनाव मैदान में, तो खराबी क्या है उसमें? देखो, ऐसे बालू हर गांव के साथ हैं, 2-2 3 नहीं, अच्छी बात है ना, होने चाहिए। बालू को क्या बाहर उनका स्थान राजनीति में नहीं है। मतलब बालू को राजनीति लाने का कोई हक नहीं है। मैं बालू, आप समझो मेरी बात को, कि बालू जो व्यक्तित्व है उसके जिनका नॉमिनेशन उठाया गया, अब डॉक्टर कपूर नरवाल का नॉमिनेशन वापस लिया गया, पंचायती उम्मीदवार थे, डॉक्टर जोगेंद्र मौर्य का लिया गया, एक वो शिक्षा, और इन्हीं की पार्टी के कर्नल रोहित, गायत्री हुड्डा, ये मजबूत उम्मीदवारों को बड़ौदा की जनता देख रही है। और प्रदीप सांगवान जी तो चले गए, नहीं, गायत्री हुड्डा नहीं गई, गायत्री हुड्डा नहीं गई, कर्नल रोहित जी नहीं गए, वो पार्टी में है। इनके जो समर्थक हैं वो वोट डालेंगे 3 तारीख को। अभी एक ट्वीट वहां पे चल रहा है, देखिए, जहां तक जातिवादी होने की बात करते हैं, योगेश्वर दत्त जी का पुराना जो ट्विटर का एक ट्वीट चल रहा है, हाँ, 2 साल पहले का, वो आरक्षण में कह रहे हैं कि कब आत्मनिर्भर होंगे, उसको लेके कांग्रेस ने एक सोशल मीडिया की, और नहीं, कांग्रेस की सोशल मीडिया की टीम बहुत हैवी है। और एक ये भी बता दूं मैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये जो भालू है जिससे आपको डर लग रहा है, मेरे को डर नहीं लग रहा, ये योगी जी को पछाड़ दे, बिल्कुल डर नहीं लग रहा। कांग्रेस का जो वोटर बहुत ही मुखर है, 42,000 के लगभग वोट आए थे श्री कृष्ण हुड्डा जी को, और अब कांग्रेस को आने वाले वोट 50, बहुत मुखर वोट है। देखिए, उपचुनाव जो है, आप कहीं का उपचुनाव देख लीजिए, आप हमने साथ भी कवर किए हैं चुनाव, पिछले 4 चुनाव मैं कवर कर रहा हूँ। उपचुनाव तो होते ही दिलचस्प हैं, एक वोट, मतलब बिल्कुल उपचुनाव में कोई प्रेडिक्शन नहीं होता। आप अगर जींद उपचुनाव देखें तो जो सोशल मीडिया पे था, जज्बा के अलावा तो कोई था ही नहीं। जी जी, और जब रिजल्ट आए तो आपको पता ही है ऐसा ही होगा। यहाँ पे तो यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है आज के दौर में सोशल मीडिया से कि कांग्रेस आगे है। मैं यहाँ पे जो पहलवान है 65,000 वोट लेके जाने वाला है जब 10 तारीख को आएगा, और ये वीडियो देखेंगे आपके दर्शक। पंगाल साहब की बात नोट कर लीजिए कि वो 65,000 वोट लेके जाने वाला है। मेरा अपना इस बारे में कोई प्रेडिक्शन नहीं है, क्योंकि मैंने उपचुनाव का, मेरे जो तजुर्बे हैं वो ये कहते हैं कि जो लास्ट के जो 2 दिन हैं वो कयामत के दिन होते हैं, और उपचुनाव में तो लास्ट के कुछ घंटे भी कयामत के होते हैं। तो देखते हैं इसका रिजल्ट क्या होगा। मेरे साथ बड़ौदा के भी कुछ साथी जुड़े हुए हैं, उनके अपने में लेंगे पंगाल साहब से जी। लेकिन दोस्तों, डेमोक्रेटिक प्रक्रिया में जब आप चुनाव हो रहे हैं तो हमें आपसी चर्चा में हिस्सा लेना चाहिए। इससे इनका विजन है ये, अगर आज कह रहे हैं कि भालू के जो दौर है उसकी कर रहे हैं, मेरा ये कहना है कि जो प्रक्रिया है उसमें हम सभी को चुनाव लड़ने का हक है। ये भारत के संविधान में हमें दिया है, और अगर गांव में भालू भी है तो भालू एक सपना देख सकता है चुनाव लड़ने का। ये बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, और आपके दर्शकों को बहुत अच्छी लगेगी, ताली भी बजाएंगे जी। लेकिन जब इतने मजबूत परिवार हो ना, राजनीतिक परिवार हल्के में, क्योंकि वोट तो 3 तारीख को पड़ेंगी, आज वो चुप है सारे जी। श्री कृष्ण हुड्डा का परिवार, उनकी राजनीतिक विरासत कहाँ जाएगी जी। प्रदीप सांगवान जी का जो परिवार, उनकी राजनीतिक विरासत कहाँ जाएगी? कर्नल रोहित चौधरी जी जो बड़ौदा गांव के, वो इतने दिनों से लगे हुए थे, वो कहाँ जाएंगे? डॉक्टर कपूर नरवाल इतने दिनों से लगे हुए थे, तो वो सब तय करेंगे बड़ौदा की। डॉक्टर कपूर नरवाल जी ने भरी सभा में ये कहा कि मैं अपने आप को हुड्डा जी को समर्पित कर, आपको, लेकिन ये अपने जैसे गुंजाइश नहीं है। आपने जैसे जो और साथी वहां लगे हुए ना, बहुत सारे वीडियो आए हैं सोशल मीडिया पे जी। कपूर नरवाल तो कुएं पड़ा, हम थोड़ी पर आएंगे। ये लाइव खरी खरी न्यूज कुलदीप शिराणा जी का था, उसमें लाइव बोल रहे थे लोग, उनकी भावना कहाँ? देखिए, जहां तक बड़ौदा उपचुनाव की बात है दोस्तों, वहां पे 200 से ज्यादा यूट्यूबर साथी सक्रिय हैं, और वो दिन में 200 से ज्यादा ही वीडियो डालते हैं।
जिसमें कभी भालू जीत रहा होता है, कभी योगी जीत रहा होता है, किसी किसी में आपको जोगेंद्र मलिक जी जीतते हुए दिखाई देंगे, तो कुछ वीडियो में आपको ऑटो बहुत तेजी से चलता हुआ दिखाई देगा। अपना दिमाग का इस्तेमाल करना दोस्तों। ये जितने भी समीकरण हैं, जितने भी वीडियोज हैं, 5-7 ऐसे रिलायबल साथी हैं जो रियलिस्टिक मतलब जर्नलिज्म कर रहे हैं। नहीं तो जो यूट्यूब देखो भूमिका, ये एक रिसर्च का विषय है। वैसे रिसर्च का है, लेकिन जो वीडियो है, जो लाइव है, जैसे आप लाइव वो हरा इससे बड़ा ट्रांसपेरेंट लाइव तो क्या अब जैसे मैंने आपका कई उस पे आपके विचारों को मैंने काटने की भी कोशिश की है, मैंने अपना विजन भी रखने की कोशिश की है। लाइव में रिकॉर्डिंग में आप कुछ भी कर सकते हो, लाइव में भी पढ़ा के लाए जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। लाइव जो वीडियो है उसमें भी पढ़े लिखे जो शाने लोग हैं उसको भी अपने हिसाब से उन चीजों पर क्या जो नहीं बोलता, जो सोशल मीडिया पे नहीं आता, अखबार में नहीं बोलता, उसका वोट नहीं है। वो उसका वोट है, लेकिन उसके वोट को ना आप पढ़ पाते हो ना मैं पढ़ पाता हूं। और जो ये मीडिया है जो रियलिस्टिक वोटर है, वही डिसाइडिंग फैक्टर है, वही डिसाइडिंग। और वही तभी तो ये जो मीडिया वाले जितने भी आप ये फेक आप देखते हो सारे सर्वे, ये फेक साबित इसलिए तो हो जाते हैं कि जिसको वोट डालना है वो तो घर बैठा अपना सन्नी काटने लग रहा है, उन्हें तो बेचारा भी रहा है को नहीं हो क्या चल रहा है। हालांकि अब अगर वो घर में सानी काटने लग रहा है तो उसके घर में उसका बेटा वीडियो देखने लग रहा है। अब ये फर्क आ गया है भारतीय राजनीति में कि ये जो, और ऐसा होना भी चाहिए कि सब अपनी इसमें राय दे सके निष्पक्ष, क्योंकि देखो विरोध की राजनीति नहीं होनी चाहिए धर्मेंद्र शौर्य जी, मुद्दों की राजनीति होनी चाहिए, विरोध की राजनीति का स्थान नहीं है। और अब ऐसे दौर में था कि इस तरह के कैंडिडेट का भी कोई स्थान होना चाहिए था, क्योंकि सब चाहते हैं कि दीपेंद्र जैसा कैंडिडेट आए। अब ये आप दीपेंद्र जैसा मतलब दीपेंद्र जी ने क्या बदल दिया राजनीति में आके? जो जैसे हो गए, ये तो हैरानी है। चौधरी धर्मवीर सिंह की अगर पिछली 25-30 साल की, जिनके आप भी प्रशंसक है पंगाल होने के नाते, उन्होंने क्या बदल दिया राजनीति में आके? कुछ है, कोई माइलस्टोन खड़ा किया है? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी 50 साल से राजनीति में होंगे, 40 साल से, उन्होंने क्या बदल दिया? चौधरी भजनलाल जी क्या बदल के चले गए? देखो ऐसा इस दौर के जो क्या बदला है? आप बात कर, मैं चौधरी हरिचंद हुड्डा जी से कल बात कर रहा था, तो मैंने उन्होंने पूछा कि मैं चूंकि उम्र में बहुत बुजुर्ग हैं तो दादाजी के नाते से मैं उनको बोल रहा था, तो मैंने कहा दादाजी आपके समय में समस्याएं क्या थी? तो बोले भाई वहां तो समस्या थी मेरा छोरा नौकरी लगवा दो और मेरी ट्रांसफर करा दो। तो मैंने कहा जी ये समस्या तो आज भी है। अब आज आप दुष्यंत चौटाला जी के फोटो अगर देखें आज के उनके शीर्षक के, तो उसमें कैप्शन सुनते दुष्यंत चौटाला जी, बोलो ऐसी कितनी जन समस्याएं कि ये खत्म ही नहीं हो रही। आप अगर उन जन समस्याओं को उठा के उसका सर्वे करोगे, उसको वही समस्याएं हैं जो आज से 40-50 साल पहले होती थी। किसी की ट्रांसफर है, किसी की नौकरी है, और अगर कोई सड़क के लिए आ गया गलती से तो हम गांव वाले उसमें से स्टे ले लेते हैं। आप अगर कोर्टों में देखोगे वकीलों की चांदी हो रही है, आप तो वकील भी हो, स्टे के केस डले हुए हैं, तो लोग गलियां नहीं बनने देते। तो इस तरह की बड़ौदा के विकास की जरूरत थी, और पूरे देश की जो नहीं, वो जो जींद में जो विकास की बात भाजपा कर रही थी 1 साल पहले, क्या आप गए हो जींद में? जींद को पेरिस बढ़ाया इन्होंने। मैं मिड्डा साहब से भी मिला हूँ जींद, वो बड़े ईमानदारी से अपने काम में लगे हुए हैं। अच्छा। और अभी 4 साल पड़े हैं। भालू जो है हर बात दीपेंद्र से पूछेगा टेलीफोन करके, विधानसभा में बोलना पड़ गया ना उसको। नहीं, आप विधानसभा में बोल नहीं सकता। आप मैं देख रहा था कि दादा गौतम नारनौंद हल्के में ताश खेलते हैं सारे दिन थाने के सामने, और वहां कोई उनके पास कोई काम लेके जाता है तो वो कहते हैं भाई मैं तो एक सिंपल विधायक हूं, मैं क्या कराऊंगा। और वही आदमी बड़ौदा में जाके कहता है कि जाति पाति को वो नहीं मानते, और वो वहां पे योगेश्वर के लिए आए हैं। योगेश्वर आए तो एक विधायक के तौर पे है ना, आए तो विधायक नहीं जा सकता किसी दूसरे हल्के में ऐसे वोट मांगने के लिए। क्यों नहीं जा सकता? कांग्रेस की जो परंपरा है ना, अब जो 30 विधायक हैं, या तो इस्तीफा देके बड़ौदा में आए, मैसेज जाएगा अच्छा भी भाजपा खिलाफ है, भाजपा कृषि कानून। दूसरा जो कृषि कानून का जो ऑर्डर दिखाया जा रहा है, भाजपा ने आते 157 कानून, मतलब वो जो बलराज, ये जो क्या नाम है इनका, मेहमड़ विधायक बोल रहा हूँ, बलराज कुंडू जी, वो वाली बात कर रहे हो कि आप तो लोटा भी खोज लो। दोस्तों एक बार है ना, एक बाबा मेले में गया था, तो उसने अपना कंबल ले रखा था यहाँ पे, और वो
कोई पनारसा जैसा आदमी था वो उतार ले गया। तो बाबा पूरी रात जाडा मरा। सुबह धूप निकली, सर्दियों का टाइम था, वो बाहर अपनी धूप सेक रहा था। तो एक छोरा आया, उसने कहा बाबा धूप सेक रहा है। बोला क्यों, या भी खुश हो गई। मतलब के 30 विधायकों से भी इस्तीफा दिलवा दो आप, मतलब साफ कर दो खाते को है। तो ऐसा है, आपने अगर ये दिखाना है कि ये जो कानून आए हैं कृषि कानून वो इतने खिलाफ हैं, तो इस्तीफा लोकतंत्र में बहुत बड़ा हथियार है। बन गया निरस्त ना हो, जो इसका बहस दिखाया जा रहा है, ये जो बात आप कह रहे हो, हाँ। ये राजनेताओं वाली बात है। असल में आपको पता है कि 5 साल के लिए आदमी चुना जाता है, अगर कोई गलती से भी छोड़ के चला गया उसके वहां की पब्लिक जूत मारेगी ना। अगर वो जायज बात पे ऐसा वो जायज उसको मिलेगा क्या, तनख्वाह नहीं बढ़ेगी उसकी। तो वो ऐसा है, एक चुनाव का अंदाजा होगा ना आपको कितने करोड़ में लड़ा जाएगा। कोई वही तो, अगर ये निर्विरोध होता इलेक्शन है तो इसमें किसी का क्या खर्चा लगना था। तो निर्विरोध तो फिर सारे चुनाव चाहते थे निर्विरोध हो, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाए अपने मतदाता। मतलब इस बात ऐसा नहीं है, दीपेंद्र जी बिल्कुल नहीं चाहते होंगे। दीपेंद्र जी चाहते तो फिर गायत्री हुड्डा को टिकट नहीं ऐसा, ये तो उनके मन। अगर वो इतने पावरफुल हरमन मर्जी से टिकट दिलवा सकते हैं जी, तो वो भैंसवाड़ की बेटी थी और वो जित्ता हुड्डा जी वो देखिए आगे बढ़ हैं। एक बात तो निश्चित रूप से आप ये माननी पड़ेगी आपको कि अगर उनका कैंडिडेट हल्का होता तो सारे चद्दर उड़ के बीजेपी वाले सो रहे होते हैं। बीजेपी वाले अगर झोली मांड के वोट मांग रहे हैं तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि कैंडिडेट ऐसा उतार रखा है जिसने उनकी नींद उड़ा दी है। कैंडिडेट ऐसा नहीं है, वो तो दीपेंद्र और भूपेंद्र पूर्व मुख्यमंत्री जी हैं, वो जनसभाएं कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि ये हमारा कैंडिडेट है। तो है ही उनका टिकट उन्होंने दी है, तो टिकट उन्होंने दी है, तो वो जो इतने दिनों से जो तो अब क्या मतलब योगेश्वर दत्त जी ये कहेंगे कि वो मनोहर लाल जी के कैंडिडेट नहीं है क्या? उनमें इतनी हिम्मत है वो कह देंगे कि मैं तो अपनी उपलब्धियों से चुना जाऊंगा, मेरा भाई कोई नाता नहीं है किसी मनोहर लाल से? ऐसे कह सकते हैं? मतदाता तो सोचेगा, नहीं कह सकते क्योंकि मनोहर लाल जी ने टिकट दी है उनको। मतदाता तो सोचेगा, और उनकी टिकट तो कट गई थी बेचारे, बड़ी मुश्किल से अपनी इज्जत बचा के टिकट लाए हैं। और मतदाता सोचेगा कि जो पहले भी बाई इलेक्शन हुए हैं इन पे कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीज़ों पे, और पहले भी कांग्रेस की 40 सीट आई थी, सरकार चली निर्दलीयों से पूरे 5 साल चली थी। एक मित्र का कमेंट है कि ये जो चुनाव है, ये संदीप जी हैं, ये लिख रहे हैं ये चुनाव है किसान विरोधी वर्सेस किसान, हाँ विरोधी किसान साथी वर्सेस किसान। तो ऐसा ही तो किसान की तो पूरे देश की समस्या है ना। बड़ौदा में तो बेचारे छोटे छोटे गलियों के पानी की समस्या है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये जो बड़ौदा का है इसमें हार और जीत ये तय करने वाली है कि जो कृषि के जो 3 कानून हैं उसको किसान विरोधी हैं या नहीं पर है। आज कैसे कैसे हार और जीत है पूरे देश में, ये बात पूरे तो हरियाणा में ये बात स्थापित हो जाएगी। आप भी मतदाता को प्रभावित कर रहे हो। मैं कह रहा हूँ जुम्मा 1 महीना इसको लागू हुआ है और कानून निरस्त हो सकता है। लोगों को बताओ ना, आप शायद सुना नहीं होगा, मोदी जी ने अभी बिहार में परसों साफ कह दिया है कि भारतीय जनता पार्टी इस कानून को निरस्त नहीं करेगी। साफ कहा है, आपको सुना दूंगा। जनता पार्टी से नहीं कह रहा निरस्त करवाने के लिए, मैं कह रहा हूं जब कांग्रेस गई तो भारतीय जनता पार्टी आई तो 157 कानून निरस्त करे थे। कांग्रेस की सरकार आगे निरस्त हो जाएगा। मोदी जी साफ कह रहे हैं कि मोदी जी रहेंगे तो कांग्रेस की सरकार कैसे आएगी? आएगी क्यों नहीं? ऐसे तो आएगी जब आएगी। बड़ौदा की जनता का उससे कोई कनेक्शन नहीं है। बड़ौदा की जनता को आने वाली सरकार में साझा करना चाहिए। और आप खुद मतलब इसका मतलब तो ये है 2 हलकों में बोले बताओ है पूरे भारत में, बाडड़ा मरलुआरू में सरकार में बैठे हैं। कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल जी कह रहे हैं भाई इस कानून में कोई कमी होगी तो इसे हटा देंगे। कृषि मंत्री जयप्रकाश जी को शायद बड़ौदा की जनता नहीं जानती, उन्होंने सर छोटूराम को भी पढ़ा आजादी से पहले को, और आजादी के बाद जो बंटवारे के बाद चरण सिंह को भी उन्होंने। बाडा और लोहारू हल्के की जो जनता है, हाँ
वो जनता है जो सोरान है, जो मेरे गोत्र जिसको कह रहे हो, ये तो उनके मन की बुछोड़ पे के गुजर रही है ना। एक्चुअली में पूरा का पूरा चुनाव वहां पे सोरान वर्सेस नॉन सोरान था। ऐसा है वो। और अब वो किरण चौधरी जी के समय से ही जेपी जी की ड्यूटी लगाई गई थी कि सोरान वर्सेस नॉन सोरान का वहां पे फ्रैक्शन डाला जाए। कुछ वोटर इसी के चलते 25-30% इनेलो की एक सीट वहां पे आई थी, प्रभावित करते हैं जी। लेकिन सोरान इकट्ठे वोट डालते ही नहीं। 25-30% वोटर विपक्ष में थे, आप उनकी बात कर रहे हो, उनमें शुरान भी होंगे लेकिन जो जितने वो जिताए हैं, सर्टिफिकेट मिला है, वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर बने हैं जी, वो जीत के ही तो बने हैं जी। और ऐसे इतनी जल्दबाजी में आप कैसे ये कह सकते हो? वो बड़ौदा के प्रभारी हैं, वो उनको समय देना चाहिए। जब हम सब 10 साल हमने कांग्रेस की सरकार को दे दिया तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर को नहीं दे सकते क्या? मेरा बस चले इन सारे नेताओं को किश्ती में डाल के समुद्र में डुबाया हूं, हर पार्टी के नेता को मैं। ये कोई पार्टी का नेता हो, कोई व्यवस्था हो, जनता को बुद्धू बनाते हैं सारे पार्टियां तो बदलती नहीं, सब लोग अपने घर बसते हैं। आप इनकी किसी भी चुनावी एफिडेविट उठा के देख लो दोस्तों, हर चुनाव में इनकी जो इनकम है वो बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। और जो जनता है उसकी इनकम घटती जा रही है, घटती जा रही है। चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे या दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, 10वीं कोई पार्टी हो, ये सारे के सारे नेता अपना घर भरते हैं। कोई बदलाव इस समाज में नहीं है। तो जब आज से 50 साल पहले, तो ये बदलाव कौन आज से लेके 50 साल पहले भी हम गलियों के लिए संघर्ष करते थे, तब भी नेताओं के पास ऐसी भीड़ जुटती थी और आज भी इन्हें जुटती है। तो क्या कर रहे हैं ये नेता बैठे बैठे वहां? कौन बदलाव लेके आएगा? योगी ले आएगा आपकी नजर में? मतदाता ही तो ले आएगा ना। मतदाता तो मतदाता डिसाइड करेगा ना। 100 में से 70 लोग वोट डालने जाते हैं, तो 70 लोगों में से 35 लोगों को तो घर के कह के भेजते हैं कि वोट डालना। मतदान ईवीएम पे वोट डालते हुए लगता है कि एटम बम का बटन दबा रहे हैं। खाक बदलाव लाएंगे बेचारे मतदाता, जागरूक ही नहीं है। तो पहले तो इनको 100% मतदान 100% तो वोट कर दोगे तो चुनाव ही खारिज हो जाएगा, 99 ही रखना पड़ेगा आपको। 100% तो वोटिंग ही नहीं होगी। पर शरण साहब विदेशों में जाते हैं तो वहाँ 100% वोटिंग है, नहीं तो आपकी फाइन लगेगा। भारत है जी यो, तो वो कैसे चेंज चेंज? हम तो चाह रहे थे दीपेंद्र जी चेंज लेके आए, लेकिन ये भी वो ऐसे ही बन गया 15 साल बाद। योगी भी अगर जीत गया तो ईसाई बन जाएगा। वो तो एक ही है, योगी दीपेंद्र जी तो एक ही। ये कहते हैं ना, पानी तो पुल के तले से गुजरेगा। पंगाल साहब, पार्टी कोई भी हो, अगर उसमें नेता है, आप पिछली सरकार में देख लो, आप बहुत सारे काबिल नेता थे, पर दोनों बहुत सारे काबिल नेता थे। और नहीं, दोनों में इतना फर्क होगा। अगर इंदुराज नरवाल जी विधानसभा में गए तो वो ये कहेंगे वापिस आके मैंने 4 साल बाद मैं न्यू कर दूंगा, न्यू कर दूंगा, न्यू कर दूंगा। तो ये क्या कहेंगे? ये भी कहेंगे कर रहा हूँ, कर रहा हूँ, कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है। देखो 2 कॉलेज खोले हैं और कांग्रेस सरकार ने। दोस्तों, मैं पिछले 4 साल से रोहतक में हूँ। जब हम भिवानी में रहते थे, पंगाल साहब और मैं, तब ऐसा सुनते थे कि रोहतक एक जन्नत बन चुकी है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने यहाँ इतने विकास कार्य करवाए हैं जिसका कोई अंदाजा नहीं है। लेकिन अगर आप रोहतक में आएंगे, मेरे साथ बैठे हैं, भिवानी और रोहतक में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। इतने बड़े बड़े खड्डे हैं यहाँ पे गलियों में, इतना खराब पानी आता है। मेरे अपनी सेक्टर 1 में अगर पानी आप देख लो मनोहर लाल जी की सरकार में, तो आप काला पानी है वो। भी रहे। और दोस्तों मैं बता दूं, मैंने गली वालों से पूछा है कि हुड्डा साहब के राज में भी काला ही आता था वो। मतलब आप जो दूसरे लोग ये सोचते हैं कि हुड्डा जी ने यहाँ कोई जन्नत बना दी होगी, रोहतक में ऐसी कोई जन्नत नहीं है। मुद्दे पर आप बड़ौदा के मुद्दे पर डिस्कस करो। सुरेंद्र जी कह रहे हैं कि बड़ौदा के मुद्दे पे मुझे ऐसा लगता है कल धीरेन्द्र भाई को भी मैं बुला ही लूं। हाँ बिल्कुल, चर्चा करनी चाहिए। देखो क्योंकि ये कम से कम मुझे लगता है कि विचारिक रूप से ये सारी पार्टियों के विरोधी मिलेंगे मेरी तरह। मैं किस पार्टी का पक्ष नहीं, आप दिख रहा होगा, आपके तरफ को पक्ष नहीं ले रहा मैं कह रहा हूँ कि देखो कैंडिडेट चूज करते वक्त आप हर एक समझदार, देखिए दोस्तों, 3 आदमियों से बच के रहना चाहिए, पत्रकार से, पुलिस वाले से और वकील से। और ये करीबन 2 तो हैं ही खरे। नहीं, मैं उससे पहले एक जागरूक मतदाता भी हूँ और चिंतन करना है, आवाज उठानी चाहिए।
चलो और किसी पार्टी को इस बात का विरोध नहीं करना चाहिए। दोस्तों, बड़ौदा हल्के से जो भी साथी जुड़े हुए हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं कि किसी मत से प्रभावित ना हो, अपनी अंतरात्मा से आवाज दें और ये बात तय मान के चलना कि जीत कौन सा जाए, बदलना कुछ नहीं है। यस, कुछ नहीं बदलना। बदलने के लिए आपको इन नेताओं को सुनना बंद करना पड़ेगा, इनकी जय जयकारे बंद करने पड़ेंगे। ऐसा टाइम ला दो दोस्तों कि ये आपके घर का दरवाजा खटखटाएं और आप अपने घर का दरवाजा ना खोलो, व्यवस्था परिवर्तन हो जाएगा। जब इनको ये लगेगा इनकी सत्ता उखड़ गई है, लोग इनको सुनना नहीं चाहते, ये काम करना शुरू कर देंगे। काफी समय हो गया है, काफी सारे दोस्त सुन रहे थे, चर्चा में मजा आ रहा था, लेकिन बहुत लंबा इसको नहीं खींचते हुए जी। आप सभी को शुभकामनाएं दोस्तों दशहरे की, और मिलते रहेंगे, इस चर्चा को लगातार आगे बढ़ाते रहेंगे। आप कुछ सवाल लेना चाहेंगे? नहीं, बस दशहरे की सभी को शुभकामनाएं। ठीक है, नमस्ते, थैंक यू।